जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, इनकी नियुक्ति असंवैधानिक है और जो नियुक्ति की प्रक्रिया है कॉलेजियम, उसका संविधान दो प्रोविजन बताता है, 124(2) और NJAC। इन दोनों को लेके हमने राष्ट्रपति सचिवालय और कानून मंत्रालय में RTI लगाई। जब हमने पहली RTI लगाई कि 124(2) का पालन हो रहा है या नहीं, क्या राष्ट्रपति ने कोई कमेटी बनाई है, क्या हाई कोर्ट के जजेस का चयन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चयन हुआ CJI की नियुक्ति हेतु, तो वहां से जवाब आता है नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल। आप उनसे बात भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि DY चंद्रचूड़ हमारे लिए भगवान है, उनकी नजर में भगवान है और सुप्रीम कोर्ट पर सबको भरोसा है। भगवान माने, वो भगवान माने, हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते। हमने सीधा सीधा यही कहा कि संविधान का पालन नहीं हुआ इनकी नियुक्ति में, ये RTI कह रही है। फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारे ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लगा दी, ये कह के कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, जबकि पब्लिसिटी स्टंट IPC के किसी भी सेक्शन में क्राइम नहीं है। अगर पब्लिसिटी स्टंट क्राइम होता तो अमिताभ बच्चन जेल में होते। और दूसरी बात, पब्लिसिटी स्टंट, पहली बात, IPC के किसी सेक्शन में क्राइम नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 20B कहता है क्लोजियम एक प्रोसेस है, लेकिन क्लोजियम के द्वारा रिकमेंड भेजा जाता है पहले लॉ मिनिस्ट्री को कि इनका नाम रेफर किया जाता है। उस लॉ मिनिस्ट्री रिकमेंड करती है प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के बाद प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं उस जज के नाम पे, तब वो बनते हैं चीफ जस्टिस। संविधान जाकर के पढ़ने भाई, तभी तो जाने। बताइए कुछ। हमने सीधा सीधा ये कहा, जो संविधान का अनुच्छेद 124(2) है, आपके समक्ष संविधान होगा, आप संविधान में जाके देख सकते हैं, 124 खंड 2, वो साफ साफ ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक कमेटी बनाएंगी। वो कमेटी जो है CJI के नाम का सजेशन देगी, उस सजेशन को मानना न मानना राष्ट्रपति के ऊपर है। नाम संजीव तिवारी है, अध्यक्ष ग्राम उदय फाउंडेशन। हमने 4 नवंबर 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई थी। याचिका यह थी कि जो आपके चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, इनकी नियुक्ति असंवैधानिक है और जो नियुक्ति की प्रक्रिया है कॉलेजियम, उसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हमने उसमें ये कहा था कि जो संविधान का अनुच्छेद 124(2) है, वो स्पष्ट रूप से बताता है कि जजों की नियुक्ति कैसे होगी। वो यह कहता है कि राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक कमेटी बनाएंगी। वो कमेटी CJI के नाम का सुझाव देगी और सुझाव को मानना न मानना राष्ट्रपति के ऊपर है। इस आधार पे नियुक्ति होगी, ये संविधान कहता है, संविधान का अनुच्छेद 124(2) कहता है। और जो 99th अमेंडमेंट है NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वो ये बताता है कि 6 लोगों की कमेटी बनेगी, जो उसमें 99वां संशोधन हुआ था, 6 लोगों की कमेटी बनेगी, जिसमें एक स्वयं CJI होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, 1 विपक्ष के नेता होंगे और 1 वरिष्ठ अधिवक्ता होंगे। नियुक्ति हो कैसे? इस सवाल मेरा ये रहेगा। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि लगातार भी आप बयान जो दे रहे थे, उसमें साफ तौर पर आपने संविधान, सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े किए, धांधलेबाजी की भी आपने बात की है। आपको लगता नहीं कि संविधान पर आप उंगली खड़ा कर रहे हैं? संविधान पे हम उंगली नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम तो संविधान के आश्रय में सारी बातें कह रहे हैं। हमने वही बताया कि संविधान 2 प्रोविजन बताता है, 124(2) और NJAC। इन दोनों को लेके हमने राष्ट्रपति सचिवालय और कानून मंत्रालय में RTI लगाई। जब हमने पहली RTI लगाई कि 124(2) का पालन हो रहा है या नहीं, क्या राष्ट्रपति ने कोई कमेटी बनाई है, क्या हाई कोर्ट के जजेस का चयन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चयन हुआ CJI की नियुक्ति हेतु, तो वहां से जवाब आता है नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल। फिर हमने कानून मंत्रालय में लगाया NJAC को लेकर कि क्या 6 लोगों की कमेटी बनी है, तो वहां से जो जवाब आया नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल। इसका मतलब ना NJAC का पालन हुआ है, 99th अमेंडमेंट, ना 124(2) का पालन हुआ है। तो जब इन दोनों का पालन ही नहीं हुआ है, तो कौन सी प्रक्रिया से CJI की नियुक्ति हुई है भाई? हम तो सीधा सीधा यही पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब जो प्रक्रिया है कॉलेजियम, उस प्रक्रिया का संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, असंवैधानिक प्रक्रिया। इसका मतलब जो DY चंद्रचूड़ की, सुप्रीम कोर्ट को न्याय का मंदिर माना जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर तमाम वकील जो है घूम रहे हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि DY चंद्रचूड़ हमारे लिए भगवान है, उनकी नजर में भगवान है और सुप्रीम कोर्ट पर सबको भरोसा है। भगवान माने, वो भगवान माने, हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते। हमने सीधा सीधा यही कहा कि संविधान का पालन नहीं हुआ इनकी नियुक्ति में, ये RTI कह रही है। फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारे ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लगा दी, ये कह के कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, जबकि पब्लिसिटी स्टंट IPC के किसी भी सेक्शन में क्राइम नहीं है। अगर पब्लिसिटी स्टंट क्राइम होता तो अमिताभ बच्चन जेल में होते। और दूसरी बात, पब्लिसिटी स्टंट, पहली बात, IPC के किसी सेक्शन में क्राइम नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 20B कहता है, साफ साफ कहता है कि किसी अपराध के लिए आपको दंडित किया जाएगा, उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसका IPC में वर्णन हो। तो पब्लिसिटी स्टंट तो कहीं अपराधी नहीं। इसका मतलब दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधे सीधे आर्टिकल 20B का वायलेशन किया, एक बात, आर्टिकल 20B का उल्लंघन किया, और
जो सीआरपीसी साफ साफ कहती है कि मैक्सिमम 1000 की पेनल्टी, अगर याचिका तंग करने वाली हो या तुच्छ हो तो मैक्सिमम 1000 की पेनल्टी लगेगी। इन्होंने 1 लाख की पेनल्टी लगा दी। नियुक्ति के पीछे हाथ किसका हो सकता है? नियुक्ति के पीछे अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें फोर्ड फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, इवन सीआईए तक की इन्वॉल्वमेंट है उसमें। हम सब कह रहे हैं, जिसके एविडेंस हमने प्रस्तुत किए थे, जो आपकी इंदिरा जयसिंह जो यहाँ की वरिष्ठ अधिवक्ता है, जिनकी संस्था है लॉयर्स कलेक्टिव। सरकार की नजरों में सब कुछ है नहीं क्या? सरकार की नजरों में सब कुछ है, सरकार स्वयं डरी हुई है इनसे। ये इतना बड़ा गिरोह है कि ये सरकार तक को ब्लैकमेल करने में लगा हुआ है। सरकार स्वयं डरी हुई है, क्योंकि सरकार, आप जिसे सरकार कहते हैं, एक बड़ा एजेंडा चला कि नेता चोर है, नेता चोर है, नेता चोर है, जबकि नेता लाख चोर है लेकिन अकाउंटेबल चोर है। वो 5 साल बाद आपके दरवाजे पे आता है, कहता है कि हमको वोट दीजिए। दे आर नॉट अकाउंटेबल। जो जजेस हैं वो अकाउंटेबल नहीं है। देखिए, हमारे साथ कुछ वकील भी जुड़ेंगे, उन वकीलों से हम बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि वह क्या सोचते हैं। हमारे साथ राजन जी हैं, राजन जी से हम चर्चा करेंगे कि लगातार यही सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन पर कहीं ना कहीं जो उनकी नियुक्ति है वो गलत है, यानी कि नियुक्ति उनकी ठीक से नहीं हुई। इस पर आप कितने सहमत हैं? क्योंकि इनका कहना यही है। कौन ये कह रहे हैं नियुक्ति गलत है? तो नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सरकार का कॉन्सेंट होता है, पहली चीज़ तो ये जानना चाहिए। लेकिन लोगों का मानना है कि कोलोजियम के द्वारा होता है। कोलोजियम एक प्रोसेस है, लेकिन कोलोजियम के द्वारा रिकमेंड भेजा जाता है पहले लॉ मिनिस्ट्री को, कि इनका नाम रेफर किया जाता है। उस लॉ मिनिस्ट्री रिकमेंड करती है प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के बाद प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं उस जज के नाम पे, तब वो बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोई सबूत ही नहीं है राष्ट्रपति से। संविधान जाकर के पढ़ लें भाई, तभी तो जानेंगे। बताइए कुछ। हमने सीधा सीधा ये कहा, जो संविधान का अनुच्छेद 124(2) है, आपके समक्ष संविधान होगा, आप संविधान में जाके देख सकते हैं, 124 खंड 2, वो साफ साफ ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक कमेटी बनाएंगी। वो कमेटी जो है सीजेआई के नाम का सजेशन देगी। उस सजेशन को मानना न मानना राष्ट्रपति के ऊपर है। ये आपका 124(2) है। और 99th अमेंडमेंट जो एनजेएसी है वो 6 लोगों की कमेटी की बात करती है। हमने राष्ट्रपति सचिवालय में आरटीआई लगाई, मैंने स्वयं आरटीआई लगाई थी राष्ट्रपति सचिवालय में। हमने यही बोला, उसमें हमने यही पूछा था कि राष्ट्रपति ने हाई कोर्ट के किन किन जजों का चयन किया परामर्श लेने हेतु, सुप्रीम कोर्ट के किन किन जजों का चयन किया परामर्श लेने हेतु। 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न था कि हाई कोर्ट के जिन जजों का चयन किया परामर्श लेने हेतु, उन्होंने किन नामों का सुझाव दिया। चौथा प्रश्न किया, सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों का चयन किया उन्होंने किन नामों का सुझाव दिया। तो एक ही जवाब आता है, नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल। इसका मतलब कमेटी बनी ही नहीं है, इसका मतलब 124 का वायलेशन हुआ है। एक बात। दूसरी बात, हमने कहा कि एनजेएसी जिन 6 लोगों की कमेटी की बात करती है, हमने कानून मंत्रालय में आरटीआई लगाई, वहां से भी सेम जवाब आया, नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल। इसका मतलब जो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, वन इज 124(2), अनदर वन इज एनजेएसी। तो जब दोनों का पालन ही नहीं हुआ तो तीसरी कौन सी प्रक्रिया है? संविधान के पूरे पन्ने में आप कॉलेजियम शब्द हमको दिखा दीजिए। इस पे आप कुछ क्या कुछ चीजें हैं कि संविधान के पन्ने में नहीं होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया है, ठीक है। उसके तहत वो बियॉन्ड लॉ भी जाकर के अगर कुछ वो डायरेक्शन देते हैं तो वो कानून बनता है। तो इनके द्वारा डायरेक्शन दिया गया था कुछ समय पहले नियुक्ति जो है पहले गवर्नमेंट के अंदर ही होती थी पूरा। तो ऐसा देखा गया कि ये 42वां या 44वां अमेंडमेंट के बाद जो है इस तरह का नौबत आया था। तो ये बोले कि विद द एडवाइस ऑफ जो चीफ जस्टिस होंगे और हाँ जो भी है, तो विद द एडवाइस ऑफ जो मतलब ये जो कोलोजियम बनाया गया था, तो वो रिकमेंड करेंगे किसी जज को, ठीक है। उसके बाद वो भेजेंगे लॉ मिनिस्ट्री को, उस नाम को रेफर करेंगे, और वो लॉ मिनिस्ट्री जो है वो प्रेसिडेंट के पास भेजेगी, और प्रेसिडेंट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तब वो किसी जज को नियुक्त करेंगे। उनका एड और एडवाइस तो एकदम नेसेसरी है। विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो नियुक्ति नहीं करेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ की जो नियुक्ति हुई है उसमें किसी तीसरी प्रतिक्रिया, जहाँ तक भाई जी का बात है, ये कह रहे हैं इस तरह का है, अगर ऐसा पालन नहीं किया गया तो ये तो स्वतंत्र हैं, रिट भी लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो भाई जरूरी है, क्योंकि अगर ये लैप्स है कानून में, ये कह रहे हैं कि इसका पालन नहीं किया गया, तब तो करना ही चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, इन्हीं के अंदर करना चाहिए ऑप्शन। जो वकील साहब ने एक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, मैं आर्टिकल 143 फिर से यहाँ पे कोट करूंगा। जो संविधान का अनुच्छेद 143 है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि कोर्ट कोई भी निर्णय अगर लॉ से ऊपर उठ के देता है तो उसके लिए उसको राष्ट्रपति से परामर्श करने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं आर्टिकल 143। तो
और सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं है। आपको विकल्प नहीं, तो विकल्प तो हम कर रहे हैं ना, हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लगाई, वो भी उन्होंने लॉ का वायलेशन करके पेनल्टी लगाई है, क्योंकि 1 लाख की पेनल्टी का कहीं कोई वर्णन नहीं है। मैक्सिमम 1000 की पेनल्टी का वर्णन है अगर याचिका तंग करने वाली है या तुच्छ है तो। सीधे सीधे दिल्ली हाईकोर्ट ने भी लॉ का वायलेशन किया था, और लॉ का वायलेशन करने वाले ही चोर होते हैं। आप चोर किसे कहते हैं? वायलेशन तो आप बताइए, हम भी साथ हैं, हम भी साथ हैं, एकदम देंगे। इस तरह का अगर गलती है तो हम लोग सब साथ रहेंगे आपके यहाँ। अब इससे ज्यादा क्या कह बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आपने सुना तमाम सवालों का जवाब जो है यहाँ पर लिया गया, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील से उन सवालों को दोहराया गया और पूछा गया कि क्या सच में यहाँ पर जो डीवाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति हुई है उसमें धांधलीबाजी हुई है या किसी तीसरे विकल्प को अपनाया गया है। अब देखना ये पड़ेगा कि किस तरीके से जो है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा और किस तरीके से जो है यहाँ पर अगले मुद्दे सामने आएंगे और निष्कर्ष निकलेगा। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।